तो चलिए यूबीसी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो कल जो है कि जैव प्रक्रम और पोषण चैप्टर नंबर 1 पूरी तरह से समाप्त हो चुका था और वो 8 क्लास में जो कि ख़त्म हो चुका हुआ है। आप लोग ज़रूर से ज़रूर जाकर देख लीजिएगा और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज हम करने वाले हैं जैव प्रक्रम के एमसीक्यू और रिक्त स्थान, ठीक है। और अगर टाइम बचेगा तो मैं क्वेश्चन आंसर भी उसका करवा दूंगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहला सवाल है, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सही उत्तर का संकेतक्षर क, ख, ग या घ लिखें, ठीक है। अब पहला सवाल है, वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीज़ें पर आश्रित रहते हैं वे क्या कहलाते हैं? बताइए क्या कहलाता है? मृतजीवी। मृतजीवी कहलाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मृतजीवी कहलाएगा। मृतजीवी को बोलते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं, सेप्रोफाइटिक। अब मृतजीवी क्या है, सवाल ये आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ख हो जाएगा। अब बताइए क्या सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होता है क्या? सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? तो ऐसे जीव जो अपना भोजन सड़ी गली चीज़ों से प्राप्त करें उसी को कहते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। ये आप मृतजीवी कहते हैं। जैसे कि मैं क्या बतलाए थे? तो जैसे कि मैं बतलाए थे कवक, बैक्टीरिया और क्या बतलाए थे, और भी अन्य जीव जो है कि मृतजीवी होते हैं। और मृतजीवी को हम लोग अपघटक भी कहते हैं, ठीक है। मृतजीवी को क्या कहते हैं? अपघटक भी कहते हैं। अब कैसे अपघटक कहते हैं तो वो समझिए। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, तो जैसे पृथ्वी पर बहुत सारे जीव, पेड़ पौधे जो है कि प्रतिदिन नष्ट होते रहते हैं। उसके बाद एक मिनट रुक जाइएगा, नष्ट होते रहते हैं। अब पृथ्वी पर इन पेड़ पौधे को और जंतुओं को समाप्त करने के लिए कोई न कोई तो चाहिए, तो वो होता है मृतजीवी। अब मृतजीवी क्या करता है? तो मृतजीवी उस मृत जंतु और पेड़ पौधों को नष्ट कर देता है, ठीक है। सराग लाकर मिट्टी में मिला देता है। इसलिए मृतजीवी को क्या कहते हैं? अपघटक कहते हैं, या इसे पृथ्वी का स्वच्छ कर्मी भी कहते हैं, ठीक है। तो अब आ जाइए पढ़ते हैं। स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक क्या है? स्वपोषी बोले तो हरे पेड़ पौधे, और स्वपोषी हरे पेड़ पौधे में क्या बतलाए थे कि ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना ले उसे स्वपोषण कहते हैं। जैसे सभी हरे पेड़ पौधे। अब हरे पेड़ पौधे में क्या होता है जो अपना भोजन स्वयं बनाता है? तो उसमें होता है हरित लवक, क्लोरोफिल होता है, ठीक है। इसलिए वो अपना भोजन जो है कि आसानी से बना लेता है। तो स्वपोषी भोजन के लिए क्या आवश्यक है? तो स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, H2O और कार्बन डाइऑक्साइड। ये इनमें सभी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इनमें सभी इसका आंसर हो जाएगा। तो ये 4 कच्चे पदार्थ होते हैं स्वपोषण भोजन पेड़ पौधे के लिए। पहला क्लोरोफिल, दूसरा सूर्य का प्रकाश, तीसरा H2O और चौथा कार्बन डाइऑक्साइड।
ये 4 कच्चे पदार्थ हैं पेड़ पौधे के। अगर ये नहीं रहेंगे, इनमें से कोई भी अगर गायब हुआ तो पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर समझ में आ गया। चलिए अब आगे पढ़ेंगे। तीसरा नंबर सवाल है, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? अंगक पूछ रहा है। हम आपको प्रकाश संश्लेषण जब पढ़ा रहे थे तो बतलाए थे, सबसे पहले ये जान लीजिए कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो वैसे जिस प्रक्रिया द्वारा, क्या बोलते हैं, तो जिस प्रक्रिया द्वारा पेड़ पौधा अपना भोजन करते हैं उस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और बतलाए थे कि प्रकाश संश्लेषण कौन करता है पेड़ पौधे का, तो प्रकाश संश्लेषण करता है पेड़ पौधे का कौन, पत्ती। तो पत्ती करता है। और पत्ती में क्या होता है, तो पत्ती में होता है क्लोरोफिल, होता है ना, यानी कि हरित लवक होता है। हरित लवक को बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, और हरित लवक को ही बोलते हैं क्या, प्रकाश संश्लेषण अंगक या इकाई कहते हैं। ठीक है, और पत्ती करता है क्या, तो प्रकाश संश्लेषण करता है, इसलिए उस पत्ती को क्या बोले थे, तो प्रकाश संश्लेषी अंग कहे थे। तो इसमें पूछा है अंगक, क्या पूछा है, अंगक पूछा है। तो अंगक क्या हो जाएगा, तो अंगक कौन होगा, हरित लवक हो जाएगा। अगर हरित लवक नहीं रहता तो किसको मारते, पत्ती को। हाँ, हरित लवक में क्या होता है, तो हरित लवक में उपस्थित होता है आपका क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल मारते, क्लोरोफिल को ही बोलते हैं ना पर्ण हरित। समझ में आया, तो ये क्लियर हो गया। अब आता है वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत है, तो वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत है 0.0, ये है, ये होगा आंसर 0.003% होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर इसका, ये हो जाएगा, सॉरी ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ग हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब आता है आपका क्या, आप देखिएगा 5 नंबर सवाल देखिएगा। 5 नंबर सवाल क्या कह रहा है, तो बोल रहा है क्या कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है। तो प्रकाश संश्लेषण जब पेड़ पौधे करते हैं तो क्या नहीं होता है, बताओ। तो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, H2O लेता है, सूर्य का प्रकाश लेता है, और क्लोरोफिल रहबे करता है। ये सब मिलकर क्या बना देता है, तो भोजन बना देता है। तो पानी का टूटना, हाँ तो पानी तो टूटता है, H2O टूटेगा तब ना CO2 से अभिक्रिया करेगा, है, तो ऑक्सीजन का मुक्त होना, ऑक्सीजन निकलता है, प्रकाश संश्लेषण होता है तो ऑक्सीजन नहीं, CO2 निकलेगा, नहीं निकलेगा, नहीं। वो तो लेता ना है वायुमंडल से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा। ऑक्सीजन का मुक्त होना, जब भोजन बना लेगा तो भोजन बनाते समय ऑक्सीजन हमको दे रहा था O2 को, तो इसका O2 ही सही है। और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करता है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन CO2 निकलता है क्या, नहीं ना निकलता है, वो तो लेता है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, ख हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण करने के समय पेड़ पौधे क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से लेता है, न कि छोड़ता है। समझिए, ये बोल रहा है सवाल। क्लियर हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा। इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर ग्रहण करता है, किसके द्वारा, बोलो, कुटपाद द्वारा। हम अमीबा के बारे में बताए थे कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है, यह प्राणी संपोषी जीव है, यह इसका आकार जो कि निश्चित नहीं होता है, इसका आकार जो है कि बिगड़ते रहता है, बनते रहता है, किसके द्वारा, कुटपाद के कारण से। ठीक है, ये अपना भोजन कैसे करता है, तो कुटपाद के द्वारा करता है। अब इसके निकालने के लिए कोई निश्चित अंग नहीं होता है, और न ही भोजन करने के लिए इसका निश्चित अंग होता है। ठीक है, और उसके बाद क्या बोलता है, इसका भोजन का पाचन कहाँ हो जाता है, तो रसधानी में हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क, यानी कुटपाद हो जाएगा। तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा, क हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ा होता है, बताइए किसके द्वारा। कह रहा है कि इनमें से किसके द्वारा
ग्रसनी से ग्रास नली जुड़ा होता है तो निगल द्वार हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? निगल द्वार। कंठ द्वार द्वारा थोड़ी ना जुड़ेगा, मल द्वार द्वारा जुड़ेगा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निगल द्वार। ठीक है, अब देखिए ग्रहणी भाग है, यहाँ ग्रहणी कह रहा है, ग्रसनी नहीं कह रहा है। हम लोग पढ़े थे छोटी हाथ के कितने भाग? 3 भाग होता है। कौन कौन सा? तो पहला होता है ग्रहणी, दूसरा होता है जेजुनम और तीसरा होता है इलियम। ये पढ़े थे और बतलाए थे कि अमाशय से जुड़ा होता है कौन? ग्रहणी। अमाशय के पाइलोरिक से जुड़ा होता है ग्रहणी, और ग्रहणी में भोजन आता है। जेजुनम में भोजन का पाचन उचन नहीं होता है, तो भोजन का अंतिम से पाचन कहाँ होता है? इलियम में। इलियम में पचे हुए अंतिम इलियम का अंतिम भोजन का अंतिम से पाचन होता है इलियम में, है ना। और पचे हुए भोजन का क्या होता है? तो अवशोषण हो जाता है। छोटी आंत में, इलियम में बचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। ठीक है, ये बतला दे। तो ग्रहणी भाग है किसका? तो आंसर हो जाएगा छोटी आंत। क्लियर हो गया पूरा? समझ में आया? तो ये हो गया MCQ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आज ये पढ़ेंगे रिक्त स्थान के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? तो रिक्त स्थान के बारे में पढ़ते हैं। तो रिक्त स्थान में देखिएगा आप लोग, जैसे सवाल बोल रहा है स्वपोषी पौधे में डैश करने की क्षमता होती है। तो क्या करने की क्षमता होती है? प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता होती है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण यहाँ भरा जाएगा। सौर ऊर्जा का परिवर्तन प्रकाश संश्लेषण में डैश ऊर्जा में होता है। हम बतलाए थे कि जब पेड़ पौधा सूर्य का प्रकाश करेगा, ग्रहण करता है, तो उसको किस में बदल देता है? रासायनिक ऊर्जा में। तो यहाँ क्या हो जाएगा? रासायनिक हो जाएगा। वायुमंडल से पत्ती CO2 डैश द्वारा ग्रहण करती है। किसके द्वारा? स्टोमाटा, रंध्र द्वारा। बतलाए थे कि जब पत्ती में जल पहुंचता है तो पत्ती पूरी तरह से फूल जाता है, और फूलने के बाद क्या हो जाता है? उसका मुंह खुल जाता है, द्वार कोशिका का मुंह खुल जाता है, और वह वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को प्राप्त कर लेता है। और जैसे ही जल खत्म हुआ, वो क्या होता है? फिर से सिकुड़ जाता है और रंध्र बंद हो जाता है। रंध्र क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। रंध्र को ही बोले थे स्टोमाटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रंध्र। ठीक है, या स्टोमाटा। वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण को बोले थे मेंटेनेंस होता है, डैश कहलाता है। क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम कहलाता है। ठीक है, रिवीजन दीजिए, रिवीजन तब होगा। तो जैव प्रक्रम कहलाता है। हो गया। सूर्य के प्रकाश को डैश अवशोषित करता है। तो सूर्य के प्रकाश को कौन अवशोषित करता है? पत्ती। कौन करता है? पत्ती। ठीक है, अब पत्ती में प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता होता है। ठीक है, अब आ जाइए। मनुष्य के आहार नल की लंबाई 1.5 मीटर तक होती है। बताइए मनुष्य की आहार नल कितना मीटर तक ले होता है? मनुष्य का आहार नल यहाँ से लेके मल द्वार तक का, मुख से लेके मल द्वार तक का कितना होता है? कितना मीटर? 8 से 9 मीटर तक होता है। तो मनुष्य के आहार नल की लंबाई करीब कितना होता है? 8 से 9 मीटर होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 8 से 9 हो जाएगा। मनुष्य की आमाशय की दीवार से डैश नामक स्राव निकलता है। बताइए मनुष्य के जो आमाशय है, आमाशय से क्या निकल रहा था? क्या निकलता है आमाशय से? आमाशय से बोले थे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, HCl निकलता है। आमाशय कितने भाग? 3 भाग। कौन कौन? कार्डियक, फुंडिक और तीसरा पाइलोरिक। ठीक है, ये सब याद रखिए। तो इसमें क्या भरा जाएगा? HCl भराएगा, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भराएगा। छोटी आंत की ग्रंथि, क्या बोले हैं? छोटी आंत की ग्रंथि से निकलने वाला रस क्या कहलाता है? बताओ, छोटी आंत की ग्रंथि से निकलने वाला रस क्या कहलाता है? हाँ,
बताइए क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो आंतरस कहलाता है। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? आंतरस। क्लियर हो गया? पूरा समझ में आ गया ये? तो आपका MCQ भी हो गया और क्या हो गया? तो रिक्त स्थान भी हो गया। क्लियर? पूरा का पूरा खत्म। अब आ जाइए, यहाँ पे लिख रहा है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ये हम लोग को जो है कि पढ़ना है। आ जाइए, इसको भी देख लेते हैं थोड़ा। तो यहाँ पर देखिएगा आप लोग, पहला सवाल है जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? तो बताइए किसे कहेंगे जैव प्रक्रम? वे सारी प्रक्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, वो क्या कहलाता है? तो जैव प्रक्रम कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा। तो वे सारी क्रियाएं का मतलब अच्छा तरह से समझा दिए थे। ठीक है, अगर आप लोग नहीं समझे हैं तो आप लोग जरूर जाकर वीडियो देख लीजिए, उसमें अच्छा तरह से समझा दिया गया हुआ है। अब ये बहुकोशिकीय जीव में ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण द्वारा क्यों होती है? बताइए। क्योंकि विसरण प्रक्रिया जो है वह ऐसे समझने की कोशिश कीजिए, हम बतला रहे हैं आपको। तो देखिएगा क्या बता रहे थे, बहुकोशिकीय जीव में ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण द्वारा क्यों नहीं होती है। तो सिंपल तरीक़ा से समझिए कि बहुकोशिकीय जीव जैसे कि मनुष्य के शरीर का आकार कैसा होता है? बड़ा होता है और जटिल संरचना होती है, जिसके कारण कोशिकाओं में अच्छी तरह से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है। विसरण विधि द्वारा ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, इसलिए ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण द्वारा नहीं हो पाती है। ऐसे समझिए आप नॉर्मल तरीक़ा से, बहुकोशिकीय जीव जिनका शरीर के आकार एवं जटिल संरचना होती है, जिसके कारण सभी कोशिकाओं में विसरण विधि द्वारा ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है। क्योंकि विसरण जो है एक धीमी प्रक्रिया होती है, इसलिए इसमें मनुष्य में विसरण विधि द्वारा ऑक्सीजन की आपूर्ति सही से नहीं हो पाती है। ये हो गया आपका क्या थी? बहुकोशिकीय जीव के बारे में। ठीक है, अब आ गया जीवों में पोषण की प्रमुख 2 विधियाँ कौन कौन सी है? बताइए कौन कौन सी है? कौन कौन सी होगी? पोषण की कितनी विधियाँ? 2। कौन कौन? स्वपोषण और परपोषण। नहीं बतलाए थे? तो इसका हो जाएगा 2 विधियाँ होती है। हरे पौधे में किस प्रकार का पोषण होता है? हरे पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? तो यहाँ क्या हो जाएगा? स्वपोषण हो जाएगा। जंतु में पोषण की कौन कौन सी विधियाँ पाई जाती है? बताइए। परपोषण। ठीक है, 3 प्रकार की पोषण विधियाँ के नाम लिखे। कौन कौन सा होता है? यहाँ पर हाँ, परपोषण बताइए। परपोषण के प्रकार क्या गो? तो परपोषण के प्रकार था, एक था आपका मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण, और लास्ट था प्राणी संपोषण। 1 मिनट थोड़ा रुक जाइएगा। तो अगला सवाल है, संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखें। ठीक है, तो इसका क्या होगा? तो CO2 + H2O, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, उसके बाद बने ये क्या उत्पादन कर देगा? तो ग्लूकोज उत्पादन कर देगा, यानी कि C6H12O6 + O2 + H2O, कुछ जल वाष्प भी निकालेगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका सूत्र, फॉर्मूला।
समीकरण हो गया। अब हम लोग देखने वाले हैं क्या, तो अब देखेंगे 8 नंबर सवाल। तो 8 नंबर सवाल क्या है, तो 8 नंबर सवाल है हमारे पास कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उत्पादों के रूप में क्या बनता है। तो क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, O2 बनता है और कुछ मात्रा में जलवाष्प बनता है। इसका आंसर ये हो जाएगा। क्लियर हो गया। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में ही क्यों होता है, क्यों होता है, क्योंकि पत्ती प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम है, ठीक है। और क्या बोलते हैं कि हरित लवक में क्या होता है, तो क्लोरोफिल होता है, यानी पर्णहरित होता है, इसलिए वो प्रकाश संश्लेषण करने में क्या है, तो सक्षम है। अब आता है 10 नंबर सवाल। प्रकाश संश्लेषण नहीं आ रहा है ना इसमें, हाँ अब दिख रहा है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है, बताइए किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है प्रकाश संश्लेषण करने में। तो पहला CO2, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, CO2, क्लोरोफिल, H2O चाहिए, है ना, प्रकाश संश्लेषण करने के लिए। ये चारों को क्या बोले थे, कच्चे पदार्थ बोले थे। अब आता है आपका क्या, तो प्रकाश 11 नंबर सवाल है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए पौधे CO2 कहाँ से प्राप्त करते हैं, वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। कवक एवं जीवाणु में 12 नंबर सवाल है। कवक एवं जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्यों नहीं हो पाती है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण करने में वो सक्षम नहीं है, ठीक है। हम बतलाए थे कि शायद उस वाले जब पढ़ा रहे थे वहाँ पर तब बतलाए होंगे कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी थी, काइटिन की, है ना। और जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। चलिए खैर ये तो बात का बात हो गया। आज ये 13 नंबर सवाल में 13 नंबर सवाल कह रहा है क्या कि पोषण के दृष्टिकोण से अमीबा तथा पैरामीशियम किस प्रकार के जंतु होते हैं। तो बताए थे कि अमीबा और पैरामीशियम यह दोनों एक कोशिकीय जीव है और यह प्राणी संपोषी जीव है। बतलाए थे अमीबा के बारे में कि अमीबा के बारे में तो सब कुछ बतला दिए हैं। पैरामीशियम का थोड़ा सा सुन लीजिए। पैरामीशियम का प्रसरण अंग क्या होता है, सिलिया होता है ना, और सिलिया होता है। पैरामीशियम जो होता है कि पैरामीशियम का भोजन करने के लिए कोशिका द्वार होता है, उसी से भोजन भी करता है, उसी रास्ते से अपना अवशिष्ट पदार्थ या अपचा भोजन भी निकलता है। इतना बतला दिए थे। इसका आकार चप्पल के आकार का जैसा होता है, यही बतला दिए थे। अब आता है 14 नंबर सवाल। मनुष्य का आहार नल कौन कौन से मुख्य भागों में बटा होता है, ये सवाल है हमारा। मनुष्य का आहार नल कौन कौन से मुख्य भागों में बटा होता है, बताओ। तो पहला मुख गुहा, जिसको बकल कैविटी कहते हैं या मांस कैविटी कहते हैं। दूसरा ग्रास नली है ना, और उसके ग्रास नली को बोलते हैं फूड पाइप या इसोफेगस कहते हैं। उसके बाद क्या आता है, तो उसके बाद आता है भोजन पहुंचता है आमाशय में, आमाशय को बोलते हैं स्टोमक। उसके बाद आता है छोटी आंत, फिर आता है बड़ी आंत, उसके बाद लास्ट में रेक्टम यानी मलाशय होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर 14 का, है ना। आज ये 15 नंबर। ग्रसनी में स्थित 2 छिद्र के नाम लिखे। ग्रसनी, तो ग्रसनी में कौन सा छिद्र होता है, बोलिए आंसर। तो क्या बतला रहे थे, ग्रसनी में स्थित 2 छिद्र के नाम लिखिए। कौन कौन सा हो जाएगा, तो एक हो जाएगा श्वास नली और दूसरा हो जाएगा ग्रास नली। कहानी खत्म। अब आता है तीसरा नंबर सवाल 16 नंबर सवाल है। मनुष्य में पाचन आहार नल के किस भाग से शुरू हो जाता है, बोलो। मुख से, यानी बोले तो माउथ कैविटी या बकल कैविटी कहते हैं इसे। अब आता है 17 नंबर सवाल। मनुष्य के आहार नल के किस भाग
में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है? इलियम। इलियम। इलियम में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। 98 नंबर सवाल देखिएगा, क्लोरोफिल क्या बोल रहे हैं? क्लोरोफिल वर्णक कहाँ पाया जाता है? तो हरित लवक में यानी क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। अब आता है 19 नंबर, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे क्या निर्माण करते हैं? बताइए। ग्लूकोज। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पेड़ पौधे क्या निर्माण करते हैं? तो ग्लूकोज, O2 यानी ऑक्सीजन और कुछ मात्रा में जलवाष्प, ठीक है, ये निर्माण करते हैं। अब आता है, चाहे तो इसका फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O, ये होता है। अब आता है 19 के बाद आता है आपका 20 नंबर, मित्रजीवी को क्या कहा जाता है? तो बतलाए हैं, मित्रजीवी को अवघटक भी कहा जाता है, इसे पृथ्वी का स्वच्छकर्मी भी कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है, ये जो है कि हम अपने वीडियो में पूरी तरह से अच्छी तरह से एकदम विस्तार से बतलाएंगे उसके बारे में, आप लोग जाके देख सकते हैं, ठीक है। आ जाइए 21 नंबर सवाल, जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो पोषी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पोषी कहलाते हैं। इसका डिफिनेशन क्या बताए थे? वैसे जीव जो अपना भोजन दूसरे प्राणी के संपर्क में रहकर अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर प्राप्त करता हो उसे परजीवी कहते हैं या पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं, ये बतलाए थे। ये जो है कि आप लोगों को बहुत अच्छा तरह से जो है कि बतलाया गया हुआ है वीडियो के माध्यम से। आप लोग जो है कि मेरे क्लास में क्या बोलते हैं UBC क्लासेस में जाकर जो है कि आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। चैप्टर 1 का अच्छा तरह से जो है कि पढ़ाया गया है, बतलाया गया है विस्तार से एकदम, ठीक है। और आप लोग जाकर देखिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि अच्छा से यहाँ पे क्लास होता है। और आप लोग जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, ठीक है, और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए अब आता है क्या, तो 22 नंबर सवाल, गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है? तो गोबर छत्ता क्या है? परजीवी है, सॉरी मृतजीवी है। यह अपना भोजन सड़ी गली चीज़ों से प्राप्त करता है। गोबर छत्ता बोले तो मशरूम, क्या होगा? मशरूम हो जाएगा। अब आता है 23 नंबर सवाल, पत्तियों का कौन सा अंग O2 युक्त वायु का प्रवेश द्वार है? द्वार कोशिका यानी कि रंध्र, स्टोमाटा। स्टोमाटा क्या होता है ये अच्छा तरह से बतलाए हुए हैं हम। अब आ जाइए, अब बताए कई नंबर सवाल हो जाएगा? 24 नंबर। 24 नंबर सवाल में पोषण की दृष्टि से जंतु को क्या कहा जाता है? तो पोषण की दृष्टि से जंतु को परपोषण कहते हैं, क्योंकि यह अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करता है और यह अन्य जीवों पर निर्भर रहता है, उसी से अपना भोजन को प्राप्त करता है। ये अब आता है अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? तो भोजन रसधानी में होता है, नहीं होता है। अब आ जाइए का नंबर 26 नंबर, मनुष्य में पाचन के लिए विशेष अंग को क्या कहा जाता है? पाचन, तो पाचन तंत्र कहेंगे उसे, डाइजेस्टिव सिस्टम कहेंगे। ये हो गया। विशेष अंग को क्या कहा जाता है ये कह रहा है ना, आहारनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आहारनल हो जाएगा। मनुष्य में पाचन के लिए विशेष अंग को क्या कहा जाता है? तो आहारनल, ठीक है। अब आता है क्या आपका, तो मनुष्य के जीभ के ऊपरी सतह पर पाए जाने वाली संरचना को क्या कहते हैं? मनुष्य के ऊपरी सतह पर पाए जाने वाली संरचना को क्या कहा जाता है? बताइए। जीभ पर, तो क्या कहते हैं उसके? जब हम लोग भोजन करते हैं तो स्वाद का पता कैसे चलता है? तो जीभ के ऊपर में होता है स्वाद कलिया, उसी से हमें जानकारी मिलती है स्वाद के बारे में, ये बतलाए हुए हैं, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पर 28 नंबर सवाल है, मनुष्य के जीभ के ऊपरी सतह पर पाए जाने वाली संरचना को क्या कहते हैं? तो मनुष्य के ऊपरी सतह पर पाए जाने वाली संरचना को क्या कहते हैं? यही तो बतला दिए ना। 28 नंबर है, मुख से भोजन कहाँ पहुँचता है? तो हो गया। 29 नंबर सवाल है, ग्रास नली की दीवार में तरंग की तरह होने वाले सुकरण एवं फैलाव बोले तो
शीतलन को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं कर्मानुकुंचन गति। क्या कहते हैं? कर्मानुकुंचन गति कहा जाता है। ये हो गया। अब आता है आपका क्या नंबर सवाल? 30 नंबर। भोजन में मौजूद प्रोटीन को पेप्टोन में कौन सा एंजाइम परिवर्तित करता है? बताओ। प्रोटीन को पेप्सिन बदल देता है, प्रोटीन को पेप्टोन में। ये हो गया। अब बताया है 31 नंबर सवाल। आहानल के सबसे लंबे भाग को क्या कहा जाता है? छोटी हाथ नहीं है। कितना मीटर? 6 से 7 सेंटीमीटर होता है। या फीट में पूछेगा तो 20 से 30 फीट। 20 से 30 फीट। इसकी चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर नहीं होगा, मीटर होगा। नेक्स्ट 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट सवाल आ जाता है आपका क्या? ओ यहीं पर है। तो ये रहा नेक्स्ट सवाल। बतला रहा है क्या? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है? लीवर, यकृत, उसी को जिगर कहते हैं। पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? बताइए। छोटी आंत में। छोटी आंत एक बड़ी आंत के द्वारा वो आंत पर अवस्थित नली को क्या कहते हैं? सिक्कम। बोले थे सिक्कम कहते हैं उसको। अपचा भोजन अस्थायी तौर पर कहाँ संचित होता है? बताइए। अपचा भोजन, हाँ, अस्थायी रूप से कहाँ संचित होता है? जमा कहाँ होता है? मलाशय में, मल द्वार में। नहीं बोले थे? हो गया इसका आंसर। तो ये हो गया अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अब पढ़ेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बारे में। लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में पढ़ेंगे। तो अगला सवाल है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला सवाल है जीवों के पोषण के लिए क्या अनिवार्य है? तो जीवों के पोषण के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है? तो जब हम लोग भोजन नहीं कर पाएंगे तो हमारी कोशिका सही तरह से काम नहीं कर पाएगा। जैसे कि जब हम लोग गाड़ी हाँकते हैं, चलाते हैं, तो क्या होता है कि एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है या फिर टूट फूट जाता है। खेलते कूदते हैं तो चोट लग जाता है, तो वहाँ पर कोशिका उसका मरम्मत करता है। इसलिए जीवों के लिए पोषण अनिवार्य है, ताकि वो कोशिका का क्या कर सके? ऊर्जा दे सके और कोशिका उस टूटे फूटे स्थान पर उसकी मरम्मत कर सके। ये हो गया। अब बताइए पोषण की परिभाषा लिखें। तो पोषण की परिभाषा क्या होगा? बताइए। पोषण की परिभाषा क्या होगा? बताइए। तो वैसे क्या लिखा है? तो उसका पोषण के बारे में, तो पोषण के बारे में लिखवाए थे वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को क्या कर लेगा? ग्रहण कर उसका उपयोग कर ले, उसी को पोषण कहते हैं। आज तुम भोजन खाएगा तो भोजन खा लिया और उसका तुम उपयोग किया, ग्रहण कर लिया, उपयोग कर लिया, उसी को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। अब आता है नेक्स्ट सवाल। स्वपोषण में किन किन परिस्थितियों का होना आवश्यक है? इसके उत्पाद क्या है? तो स्वपोषण क्या होता है पहले ये बतला दो। तो बतलाए थे हम, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर ले उसे स्वपोषण कहते हैं। जैसे कि सभी हरे पेड़ पौधे, और यह उत्पाद तो कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, जल लेगा, सूर्य का प्रकाश लेगा, क्लोरोफिल, ये सब मिलकर क्या उत्पाद करेगा? ग्लूकोज, सूर्य का क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन और जल। ये हो जाएगा इसका आंसर। प्रपोषण से आप क्या समझते हैं? तो वो ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित ना करे और किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहे, उसी को कहते हैं परपोषण। ठीक है।
अब आता है मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं? वैसे जीव जो अपना भोजन सड़ी गली चीज़ों से प्राप्त करे उसे कहते हैं मृतजीवी पोषण। इसका एग्जाम्पल भी बताते हैं, जैसे कि कवक, कवक हो गया, बैक्टीरिया हो गया, गोबर छत्ता हो गया, ये सब। ठीक है, तो इतना समझ में आप लोग को आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे परजीवी किसे कहते हैं। तो वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं ऐसे जीव जो अपना भोजन किसी दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर प्राप्त करता हो उसे परजीवी कहते हैं। जैसे कि हुकवर्म, टेपवर्म, गोल कृमि, मलेरिया, ये सब हो जाएगा इसके एग्जाम्पल। और परजीवी को ही बोलते हैं पोषी। प्राणी संपोषी जीव किसे कहते हैं? तो वैसे जीव जो अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्राणी संपोषी या हेलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। एग्जाम्पल में मनुष्य हो गया, बकरी हो गया, बहुत ऐसे जीव हो जाएंगे। अब आता है 8 नंबर सवाल, प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं? तो वो जो हम लिखवाए हुए थे, प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो बोलेंगे वे क्या बोलते हैं उसको, तो जिस प्रक्रिया द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन, हिला मत, जिस प्रक्रिया द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब इसमें लिखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, तो पत्तियों के द्वारा होता है, इसलिए पत्ती को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पत्ती में क्या स्थित होता है, तो हरित लवक होता है। हरित लवक को क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं। इसे प्रकाश संश्लेषी अंगक भी कहा जाता है। हरित लवक में उपस्थित होता है क्या चीज़, और क्लोरोफिल या पर्णहरित उसे कहते हैं। यह भोजन बनाने में मदद करता है। उसके बाद यह ऑक्सीजन के रूप में हमें क्या देता है, तो O2 देता है, यानी जल के टूटने से क्या मिलता है, ऑक्सीजन प्राप्त होता है। इतना लिख दीजिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पत्ती को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम है। इसमें उपस्थित हरित लवक के अंदर क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण कर पाता है और वो ग्लूकोज का निर्माण करता है। ये हो जाएगा इसका आंसर। इस तरह से बना के लिख लीजिएगा तो नहीं हो जाएगा। भोजन के पाचन से आप क्या समझते हैं, बताइए? भोजन के पाचन से आप क्या समझते हैं? तो भोजन का पाचन छोटी आंत में होता है। अब छोटी आंत के बारे में जो बताएं वो लिख दीजिए, हो गया आंसर। मनुष्य के आहानल में कितनी जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है, उनके नाम लिखिए, बताइए। लाल ग्रंथि कितनी जोड़ी? 3 जोड़ी। कौन कौन सा? तो पहला होगा पैरोटिड ग्लैंड यानी पैरोटिड ग्रंथि, सबमेंडिबुलर, तीसरा हो जाएगा सबलिंगुअल। यह तीनों मिलकर टाइलिन नामक एंजाइम का निर्माण करता है। और टाइलिन क्या करता है, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। ये सब बतलाए हुए हैं। मनुष्य के आमाशय में कितने भागों में बटा होता है, ये भी बतलाए हुए हैं, ये भी लिख लीजिए। मनुष्य का छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है 6 से 7 मीटर। और इसके कितने भाग होते हैं उसके नाम लिखना है। 3 भाग होता है, ग्रहणी होता है और जेजुनम होता है, और क्या होता है, इलियम होता है। बस हो गया इसका आंसर। तो लघु उत्तरीय में हो गया, ऐसे बना दीजिए तो 2 नंबर मिल जाएगा। अब बताए दीर्घ उत्तरीय। दीर्घ उत्तरीय में पहला सवाल है कि दीर्घ उत्तरीय में पहला सवाल क्या है, तो पोषण किसे कहते हैं? तो पोषण किसे कहते हैं, तो पोषण किसे कहते हैं उसका डिफिनेशन लिख लीजिए। ये हम लिखवाए हुए हैं। और जीवों में होने वाले पोषण, विभिन्न पोषण विधियों का उल्लेख करें। तो जीवों में पोषण 2 तरह से होता है, एक पर पोषण, एक स्वपोषण होता है। बतलाए थे इसका डिफिनेशन स्वपोषण का। वह विधि जिसके द्वारा जीव अपना भोजन पोषक तत्वों द्वारा प्राप्त करते हैं, प्राप्त कर उसका उपयोग कर ले, उसे पोषण कहते हैं। यह 2 प्रकार के होता है,
एक स्वपोषण एक परपोषण, ठीक है, ये लिख लीजिए। स्वपोषण किसे कहते हैं, परपोषण किसे कहते हैं, ये लिख दीजिए, आंसर लिख दीजिए, कहानी खत्म, दीर्घ उत्तर ये बन गया। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को संक्षेप में समझाइए। प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, तो प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, तो जिस प्रक्रिया द्वारा पेड़ पौधा अपना भोजन प्राप्त करता है उस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब इसको संक्षेप में समझाइए, तो वो सब लिख दीजिएगा जो हम बतलाए हैं कि प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, क्या क्या जरूरत होता है, कच्चे पदार्थ क्या क्या है, प्रकाशीय अभिक्रिया कैसे होता है, अप्रकाशीय अभिक्रिया कैसे होता है ना। उसके बाद स्टोमाटा के बारे में लिख दीजिए, बस कहानी हो गया। ये मिल जाएगा आपका 5 नंबर। एक प्रयोग द्वारा प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है, इसको बताना है। तो बतलाए थे कि कोलियस या क्रोटन का पत्ता ले लीजिए, उसको पहले उस पर चिन्हित कर लीजिए हरा हरा भाग पर, और पीला या सफ़ेद वाला भाग को छोड़ दीजिए। उसको फिर पानी में गर्म कर लीजिए, गर्म करके फिर कहाँ डाल दीजिए, तो एल्कोहल से भरी बीकर में डाल दीजिए। डालने के बाद फिर क्या करेंगे, उसको निकाल कर, नहीं, डालने के बाद उसमें हम पाएंगे क्या, उसमें क्रोटन या कोलियस के जो हरा भाग था वह निकल जाएगा एल्कोहल में। उसको निकालकर पत्ती को फिर ठंडे पानी से धो देंगे। उसके बाद उस पत्ती को एक स्लाइड पर रखेंगे। स्लाइड पर रखने के बाद उसमें आयोडीन का घोल डालेंगे, और हम पाएंगे कि जहाँ हम चिन्हित किए थे जो हरा वाला भाग था पेड़ पत्ती का वो नीला हो जाएगा, लेकिन पीला और सफ़ेद वाला भाग पर आयोडीन का कोई प्रभाव नहीं होगा। इससे हमें यह पता चलता है कि जहाँ पत्ती का हरा वाला भाग था वहाँ पे प्रकाश संश्लेषण हो रहा था, वहाँ पे क्लोरोफिल उपस्थित था और वह स्टार्च का निर्माण कर रहा था, यानी ग्लूकोज का निर्माण कर रहा था। इससे यह सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण करने के लिए क्लोरोफिल पेड़ पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। हो गया इसका आंसर, समझ में आ गया है। अब आता है प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक है, इसे साबित कीजिए, और इसको चित्र के द्वारा समझा दीजिए। तो ये भी बतलाए हैं। एक लंबे पत्ती वाले पौधे ले लीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो उस पत्ती को, उस पौधे को उठाकर अंधेरे कमरे में 2 से 3 दिन तक बंद कर देंगे, ठीक है। अब उस पौधे के पत्ती को कुछ इस प्रकार एक पारदर्शी कांच के बोतल में सेट करेंगे, ताकि बाहर का ऑक्सीजन या हवा जो है कि अंदर प्रवेश न कर सके, और उसे कॉर्क से बंद कर देंगे। अब उस पौधे को 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ देंगे धूप में। अब वह पौधा अपना प्रकाश संश्लेषण कर लेगा। फिर उस पौधे को उठा कर लाएंगे। अब उस पर प्रयोग करेंगे क्या, उस लंबे पौधे को, पत्ती को तोड़ लेंगे और तोड़कर गर्म पानी में बॉयल कर लेंगे। अब उस पत्ती को एल्कोहल से भरी बीकर में डाल देंगे, ठीक है। उस पत्ती को फिर एल्कोहल से निकालकर ठंडे पानी से धो देंगे, ठीक है। और धोने के बाद आयोडीन का घोल डालेंगे, स्लाइड पर डालने के बाद आयोडीन का घोल डालेंगे, और हम पाएंगे कि पत्ती का वह हिस्सा जो बोतल का बाहर स्थित था उस पर आयोडीन का घोल का प्रभाव पड़ा। इससे यह साबित होता है कि वहाँ पे प्रकाश संश्लेषण हो पा रहा था, यानी कि उस पत्ती के उस भाग को कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, ये चारों कच्चे पदार्थ प्राप्त हो पा रहे थे। लेकिन पत्ती का वह हिस्सा जो बोतल के अंदर बंद था उस पर आयोडीन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा।
उसे सूर्य का प्रकाश, H2O, क्लोरोफिल, ये सारे चीज़ें प्राप्त हो रही थी, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं। प्राप्त नहीं हो पा रहा था, इसलिए वो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पा रहा था। तो इससे यह साबित होता है कि पेड़ पौधा के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का भी होना जरूरी है। समझ में आ गया? खत्म। 4 नंबर समाप्त। आप लिखेंगे 5 नंबर, अमीबा का भोजन क्या है? तो अमीबा का भोजन, पहले अमीबा के बारे में लिख देंगे और अच्छा तरह से समझना है कि अमीबा का भोजन क्या क्या है। तो छोटा शैवाल है, छोटे छोटे शैवाल, छोटे छोटे एककोशिकीय जीव और छोटे छोटे मृद कार्बनिक के पदार्थ छोटे छोटे, ये होता है। अमीबा में पोषण का वर्णन करें, अमीबा का चित्र बना दो उसका, ये हो जाएगा इसका आंसर। मनुष्य के आहारनल की रचना का वर्णन करें, तो मनुष्य के आहारनल की रचना का वर्णन करें, तो किसका वर्णन करना है? तो यहाँ पे देखिए छोटी आंत का वर्णन करना है। किसका वर्णन करना है? छोटी आंत के बारे में जो जो लिखवाए हैं वो सारी चीज़ें इसमें लिख दीजिएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? मनुष्य के आहारनल में पाचन क्रिया का वर्णन करें। मनुष्य के आहारनल का पाचन जो बनाए हुए हैं हम इमेज, उसको जो है कि बना देना है, उसका नाम लिख देना है, दर्शा देना है। हो गया। ठीक है, आहारनल में क्या क्या लिखवाए हैं वो लिखना है। मुख के बारे में लिखना है, पाचन तंत्र के बारे में लिखना है, अमाशय के बारे में लिखना है, ग्रासनली के बारे में लिखना है, अमाशय के बारे में लिखना है, बड़ी आंत के बारे में लिखना है, छोटी आंत के बारे में लिखना है, ये सब के बारे में लिख देना है। अब मनुष्य के आहारनल का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। जो हम बनाए हुए हैं उसको बना देना है और कौन चीज़ कहाँ है ये बना देना है और उसका नाम लिख देना है। उस वर्णन की आवश्यकता नहीं है, यानी कि मुख गुहा के बारे में नहीं लिखना है, छोटी आंत के बारे में नहीं लिखना है और न ही बड़ी आंत, अमाशय, लाल ग्रंथि, यकृत, इस सब के बारे में नहीं लिखना है। केवल उसका नाम लिख देना है कि ये यहाँ होता है, ये यहाँ होता है। इतना समझ में आ गया? क्लियर? तो आप लोगों को हम बोले हुए थे कि आपका क्वेश्चन आंसर भी करवा देंगे, MCQ भी करवा देंगे, रिक्त स्थान भी करवा देंगे और हमने सारी चीज़ें करवा दिया है। और इस तरह से जैव प्रक्रम पोषण का पहला चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छा तरह से समझ गए होंगे और क्वेश्चन को खुद से बनाइएगा अपने से। ठीक है, और इसका एक प्लेलिस्ट बना दूंगा मैं, उसमें यह डाला रहेगा, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। और बायोलॉजी का भी प्लेलिस्ट बन गया हुआ है, उसमें जैव प्रक्रम का जो भी चैप्टर हुआ है, मतलब जो भी पार्ट हुआ है, वो सारा उस प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा शुरू से लेकर अंत तक। और इसका क्वेश्चन का इसका प्लेलिस्ट बना देंगे, बायोलॉजी क्लास 10th ऑल क्वेश्चन, इस टाइप का प्लेलिस्ट जो है कि बना देंगे आपको। उसमें यह वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए। देखिए, आप लोगों के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग भी मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ, बिल्कुल नए अंदाज में। ठीक है, तो कल भी चलेगा बायोलॉजी का क्लास चैप्टर नंबर 2 जो कि श्वसन है। ठीक है, तो फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। चलिए ठीक है, धन्यवाद यह वीडियो आपको देखने के लिए।